हेलो दोस्तों, मैं शिखा मिश्रा, आप सभी का स्वागत है अपने बिहार अड्डा 24/7 चैनल पर। तो सेशन को करेंगे शेयर अपने दोस्तों के साथ और जुड़ जाएंगे अपनी हिंदी की प्रश्नावली के साथ। सबसे पहले आप सभी को होली की उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि होली के रंगों सा महकता हुआ और खिलता हुआ आपका भी जीवन हो। हर वो खुशी रंगों से भरी हुई हो आपके जीवन की, जहाँ पर आपको कभी भी कहते हैं ना, रंग, हर रंग जब हम देखते हैं तो कलरफुल लाइफ कितनी अच्छी लगती है। तो जीवन भी लगभग क्या, मेरी तो पूरी आशा है कि आप सभी के जीवन की सारी खुशियाँ रंगों की तरह हो, हर एक रंग हो और वो एक रंग आपके जिंदगी में खुशियाँ भरे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। और ये एक सलाह भी है कि इन रंगों को भरने की कोशिश करो। जीवन में हमेशा से याद रखना कि हमें रंगों की भरने की कोशिश करनी पड़ती है, रंगों को खुद से लाना पड़ता है, रंग अपने आप जीवन में नहीं आते। एक चित्रकार जब पेंटिंग करता है तो चुनाव उसके हाथ में होता है कि उसे पेंटिंग अपने किस कलर से करना है। वो डल कलर दे देगा तो वो पेंटिंग लगेगी उदास सी, लेकिन उसको वो एक अच्छे कलर दे देगा, खुशी मन से पेंट करेगा। और रुको, थोड़ा सा पेंटर अपने आप को सोच समझिएगा कि आप उसको दे देंगे ब्रश और कहेंगे करो पेंट, अगर उसका मन अच्छा नहीं है ना तो ऐसे ऐसे कोई भी कलर करके पेंट करके दे देगा। आप उस पेंटिंग को देखोगे तो ठीक लगेगी, ठीक है, ओके। लेकिन अगर उसी पेंटर का मन बहुत खुश है, आज वो बहुत खुश है और वो ब्रश उठा रहा है और पेंटिंग कर रहा है, आप उसकी पेंटिंग देखना, जो कलर उभर के आएंगे ना, वो कलर देखकर वो पेंटिंग लगेगा यार क्या चीज बनाई। सेम आपके साथ भी है। आप अपने जीवन के क्या है, पेंटर है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें कौन से कलर भरना चाहते हैं, उदासी वाले या रंग बिरंगे वाले, जिसमें आपको खुशी मिले, ठीक है। और वो कब हो सकता है, जब आप खुशी मन से कोई चीज करते हैं। तो हमेशा पढ़िए, क्योंकि आप पढ़िए मतलब खुश मन से होकर पढ़िए, क्योंकि आप अपने जीवन का क्या बना रहे हैं, एक पेंटिंग बना रहे हैं। ये आपके हाथ में है, अच्छा या बुरा। इतना ही समझाऊंगी, इतना ही कह सकती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली। आज हमारी चलने वाली है रैपिड फायर, जहां पर हम प्रश्नों को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं, ज्यादा बातें न करते हुए। जी, तो पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष ये रहा, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? बताओ। भारत, ओए 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 रुक जा भाई, कहाँ भागे जा रहा है इतनी जल्दी? बताओ, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? केरल तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। एक मिनट बस यार, आज ये टाइमर का क्या इशू हो गया? आज ये चल क्यों नहीं रहा है? आज इसका भी मन नहीं है, आज वो भी होली खेल रहा है इसलिए उसको इशू आ रहा है। खैर चलिए बताएंगे, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आज 60 प्रश्नों की प्रश्नावली करने जा रहे हैं हम लोग। 60 प्रश्न हैं और मैं इसे रैपिड फायर चलाने वाली हूं ताकि आप लोगों के फायरमैन जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी हिंदी की अच्छे से हो पाए। तो याद रखिएगा, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? केरल तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे कि कोंकणी भाषा कहां बोली जाती है। महाराष्ट्र में बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, ये तो गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश नहीं। फिर कहां आ जाता है कोंकणी भाषा? केरल तथा कर्नाटक में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में हिंदी के बाद होगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा है। हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल, मराठी, तेलुगु और कन्नड़। जल्दी से इसका उत्तर आप सभी मुझे बता देंगे, क्या हो जाएगा? आपसे प्रश्न पूछ रहा है वह कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? फटाफट से इसका उत्तर आप सभी मुझे बता देंगे, क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से इसका उत्तर देंगे, ए, बी, सी और डी। बताओ भाई, फटाफट से इसका उत्तर देंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है हिंदी के बाद में? ठीक है, तो उसका उत्तर बता देंगे, क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ।
चलिए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, याद रखेंगे। तमिल पूछ रहा है, मराठी पूछ रहा है, तेलुगु पूछ रहा है और कन्नड़ पूछ रहा है। आप सभी को याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक सीक्वेंस लिखवाया था आपको कि सबसे ज्यादा हिंदी में कौन सी बोली, इसके बाद वैसे आती तो बंगाली है, लेकिन अभी यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसको रखने वाले हैं, मराठी को रखने वाले हैं। किसको रखने वाले हैं, मराठी को रखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है। जल्दी से बताएंगे हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है। मतलब उत्तराधिकारिणी, जैसे आपको कहा जाए आप किसके उत्तराधिकारिणी हैं, तो आप अपने पूर्वज की तरफ देखेंगे तो आपको पता है हिंदी किसकी उत्तराधिकारिणी कही जाती है भैया, अवधी की नहीं, ब्रज की नहीं, देवनागरी की नहीं, किसकी कही जाती है, संस्कृत की कही जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बता देंगे क्या हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अच्छा चलने लगा, सो कौन सी बीमारी है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे हिंदी के स्थान ये स्थान होगा, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। स्थापित होगा बच्चा, ये सीपित नहीं होगा, स्थापित किया था। बताओ जल्दी से इसका उत्तर देंगे। फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने किया था। मतलब हिंदी को, हिंदी के स्थान पर पहले हिंदी थी, हिंदी को हटाकर अंग्रेजी कर दिया था, वो किसने करा था, तो याद रखेंगे लॉर्ड मेकाले ने करा था। किसने करा था, लॉर्ड मेकाले ने हिंदी को हटाकर अंग्रेजी को 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा कर दी थी। किसने करी थी, लॉर्ड मेकाले ने करी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मौखिक रूप है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मौखिक रूप में है, मतलब जिसको बोला जाता है। निबंध, परिचर्चा, परियोजना और पत्र। फटाफट से इसका उत्तर आप सभी मुझे बता देंगे क्या हो जाएगा। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसको मौखिक रूप बोलकर किया जाता है। तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं निबंध लिखा जाता है, परियोजना बनाई जाती है, पत्र लिखा जाता है, परिचर्चा वो मौखिक होता है, बोलकर किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कन्नौज बोली, कन्नौजी होगा यहाँ पर, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है। कानपुर, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद या मुरादाबाद। फटाफट से इसका आंसर देंगे, टाइमर होने वाला है खत्म। आज ज्यादा बातें नहीं करनी है। और बच्चों देखो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि फटाफट, मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें बस रैपिड फायर करना है, जल्दी जल्दी प्रश्नों को करना है। तो आप सभी लोग फटाफट से इसका उत्तर आप सभी बता देंगे क्या हो जाएगा। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, इन क्षेत्रों में, ठीक है, पीलीभीत, हरदोई सॉरी, यहाँ पर क्या बोली जाती है भाई, फर्रुखाबाद में कन्नौजी बोली बोली जाती है। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। मतलब हिंदी भाषा, मतलब किस वर्ष में हिंदी भाषा को आगे कार्यान्वित, मतलब कार्य करने के लिए लाया गया था। 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1960 और 14 सितंबर 1964। आप सभी लोग जानते हैं 64, 60 गलत। कब हुआ था, 14 सितंबर 1949 में। तो आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जवान कौन सी है। यार ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। भाषा कौन सी है बताओ, ए, बी, सी और डी। मानक भाषा,
पश्चिम भाषा, हिंदुस्तानी भाषा और साहित्यिक भाषा। बच्चा याद रखेंगे, पुरानी हिंदी को मिलाकर, उर्दू को मिलाकर और अंग्रेजी के मिश्रण से जो नई भाषा तैयार करी गई उसे हिंदुस्तानी भाषा के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, इनके मिश्रण से इसको तैयार किया गया था। आज जो हम हिंदी बोलते हैं उसे हिंदी में स्पष्ट रूप से हम हिंदी नहीं होती है, आप जानते हैं इंग्लिश है, वो आधी हिंदी आधी इंग्लिश का इस्तेमाल और उर्दू का भी इस्तेमाल, सबका मिश्रित रूप, तो उसे हिंदुस्तानी भाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? फटाफट से इसका बता दो। केरल, फिर हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जल्दी से इसका उत्तर बता दें। आप सभी लोगों ने बोलियां अभी तक नहीं पढ़ी हैं और अगर आप लोगों ने बोलियां अभी तक नहीं की हैं तो बहुत सारी गलतियां होने वाली हैं। यार आप सभी को मैंने टॉपिक पढ़ाया है, हर एक चीज बता रही हूं, तो ध्यान से इस पर पढ़ेंगे, विचार करेंगे और नंबर नहीं आएंगे तो फिर कहोगे यार टीचर ने पढ़ाया था पर हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। बोली और बोलियों का विकास कैसा रहा है ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो याद रखेंगे हरियाणा में बोली जाती है। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सही बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित रूप में जो हो उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है, बोली कहा जाता है, भाषा कहा जाता है और लिपि कहा जाता है। जल्दी से इसका उत्तर आप सभी मुझे बता देंगे क्या हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछ रहा है भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो उसको व्याकरण नहीं, बोली नहीं, भाषा नहीं, लिपि कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? व्यवस्थित रूप हो, चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो लिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? मतलब द्रविड़ परिवार से भाषा कौन सी बोली गई, मतलब द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे। बंगला, उड़िया, असमिया और कन्नड़। फटाफट से इसका उत्तर बताओ भाई, क्या हो जाएगा? आपसे क्या बोल रहा है? दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बंगला, उड़िया, असमिया और कन्नड़। फटाफट से इसका उत्तर बता देंगे, क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताओ भाई। बंगला, उड़िया, असमिया और कन्नड़ बताएं। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बंगला है, उड़िया है, असमिया है या फिर कन्नड़ है? जल्दी से इसका आंसर बता देंगे सभी बच्चे, क्या हो जाएगा बताओ? जल्दी जल्दी बता दो भाई। वेरी गुड। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कन्नड़। भाई यहाँ कहाँ? द्रविड़ परिवार की है। भारत में जो परिवार, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, तो जो द्रविड़ परिवार की भाषा है वह कन्नड़ कहलाएगी और हिंदी भारोपीय परिवार से आई हुई भाषा कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? जल्दी से बता दो। अपभ्रंश, प्राकृत, वैदिक संस्कृत और पाली। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? मतलब सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी रही थी? जल्दी से बता दो। अपभ्रंश थी, प्राकृत थी, वैदिक संस्कृत थी और पाली थी। तो याद रखिएगा सबसे पहले आती है आपकी वैदिक संस्कृत। पहले नंबर पर कौन सी आती है? वैदिक संस्कृत आ जाती है। दूसरे नंबर पर आती है लौकिक संस्कृत। दूसरे नंबर पर कौन सी आ जाती है? लौकिक संस्कृत। तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर वैदिक संस्कृत, दूसरे नंबर पर लौकिक संस्कृत, उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है वैदिक, लौकिक, फिर पाली, फिर कौन सी आती है? पाली। इसके बाद कौन सी आती है? प्राकृत। और उसके बाद कौन सी आती है? अपभ्रंश। उसके बाद कौन सी आती है? अपभ्रंश आती है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर कौन सा सही हो जाएगा आपका? आप खुद से जान जाएंगे कि सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो आपको उत्तर हो जाएगा सी, वैदिक। ठीक है, अगर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो दो होते हैं, एक आपकी हो जाती है वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा जिसके अंदर आपकी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आ जाती है, और आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आपकी प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। इस चार्ट को मैंने आप सभी को पूरे समय के साथ तैयार कराया है और आपको यह भी बताया था कि मध्यकालीन के समय तक में आपको 500 वर्ष का टाइम लग रहा है एक भाषा को बदलने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? भाषा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ये स्त्री है या बोली है? जल्दी से बता दो।
क्या पूछ रहा है? राजस्थान में अनेक अनेक बोलियां बोली जाती हैं। बोलियां शब्द क्या है? आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जब भी ये या आ जाए वह हमेशा से वह शब्द किसके अंतर्गत जाता है? स्त्रीलिंग के। किसके अंतर्गत जाता है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत जाता है। तो आंसर यहाँ पर एक्यूरेट क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? लौकिक संस्कृत और डैश, मतलब लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा? बताओ। मतलब लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। एक क्रम बताया गया है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्रम लिखवाया, तो गलत तो होना नहीं चाहिए। ऑप्शन में भी दिया है पाली और प्राकृत, संस्कृत और प्राकृत, वैदिक भाषा और पाली, और प्राकृत और पाली। तो आपको पता है लौकिक के बाद कौन सी आई? लौकिक संस्कृत के बाद आई आपकी पाली, और उसके बाद कौन सी आ जाती है? प्राकृत आ जाती है। उसके बाद कौन सी आ जाती है? प्राकृत आ जाती है। तो ऑप्शन में देख लो, ए ये रहा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सही ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल, जो आधुनिक काल था, वो जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, और 1500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक। तो जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे, क्या हो जाएगा? बताओ भाई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 1000 ईस्वी से अब तक। उत्तर क्या हो जाएगा? 1000 ईस्वी से अब तक का। और इसमें भी ना मतलब 1400 आता है, फिर 1400 से लेकर 1800 आता है, 1857, ठीक है, वहां से उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है। आपको तो उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन उसने केवल अभी आपसे आधुनिक का काल टाइम पूछा था, तो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। अगर यहाँ पर देखा जाए 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक आपका वैदिक संस्कृत आता है। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईसा पूर्व तक आपका क्या आ जाता है? फिर आपका चला जाता है किसके अंतर्गत? इसके बाद कौन सा आ जाता है? लौकिक। और फिर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक पाली, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक आपका प्राकृत, और प्राकृत के बाद फिर आ जाता है आपका अपभ्रंश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000 ईस्वी से अब तक के समय को क्या कहा जाता है? आपका आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? जल्दी से बताओ। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी की, गुरमुखी की, कैंची की, या खरोष्टी की? बताओ, आंसर करेंगे भाई, फटाफट से इसका उत्तर बता दो, जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा बताएं? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी की, फिर आपसे पूछा है गुरमुखी की, कैंची की, खरोष्टी की। आप सभी लोग जानते हैं देवनागरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ब्राह्मी की किस लिपि से उत्पत्ति हुई है? तो देवनागरी लिपि से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा की मूल इकाई को हम क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे, उसे हम कहते हैं ध्वनि। भाषा की मूल इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को जोड़कर अक्षर बनता है, अक्षर ही संकेत होते हैं, और अक्षरों के मेल को ही मतलब वर्णों के ही माला को वर्णमाला कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बता देंगे, क्या हो जाएगा? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? जल्दी से बताओ, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्रा, मूर्धा, क्रम और मातृभूमि। अब जरा यहाँ गौर करेंगे, मात्रा यहाँ पर अगर इसको तोड़ा जाए तो त, आधा और र इसमें आ गया। मूर्धा में देखो मु, आधा र और धा, यहाँ पर भी आ गया। क्रम में देखो आधा क, र, म, इसमें भी र आ गया। लेकिन जरा इसमें निकाल लो मातृ, त के बाद क्या मिल रही है मुझे? री की मात्रा। इट मीन्स आंसर डी में ही क्या नहीं है? र का रूप देखने को नहीं मिलता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? मतलब नाक के द्वारा उच्चारित किया जाता है। प, ज, ड़ और आपका आ जाता है द।
ए, बी, सी और डी। फटाफट से इसका उत्तर आप सभी बता देंगे। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है, नाक द्वारा उच्चारित होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं द का उच्चारण त थ द दांत से होता है। ठीक है, ये देखो ट ठ ड से ही निकला है ड, तो ये मूर्धा से होता है। ठीक है, इसके बाद ज कहां से होता है? तालु से होता है। लेकिन हम इसकी बात करें तो ये एक पंचमाक्षर है और पंचमाक्षर की उत्पत्ति, उसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ए ड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित, तालव्य और स्वर तंत्रीय। सोचकर इसका उत्तर देंगे आप सभी लोग। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वर रहित, जिसमें स्वर ना हो। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन जब किसी स्वर सहित, उसके साथ स्वर के साथ आ जाए, अगर वो हो तो उसमें उस व्यंजन को क्या कहा जाता है? अब देखो, इसको लिखकर देखो, ये रहा स्वर रहित, ये क्या रहा? स्वर रहित। और इसमें स्वर सहित अगर इनको जोड़ दिया जाए तो इस व्यंजन को क्या कहा जाता है? इस व्यंजन को क्या कहा जाता है? मैं इसको फिर से यहां लिख दे रही हूं, श। जैसे यहाँ पर स्वर रहित और स्वर सहित के साथ लिखा जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? अगर यहाँ पर स्वर रहित और स्वर सहित के साथ लिखा जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? संयुक्ताक्षर कहा जाएगा। आंसर ए एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। जल्दी से इसका आप आंसर कर देंगे, बताएंगे। ए के उच्चारण स्थान में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। छंद तालु की, फिर आपकी इश्चय तालु की, कंठ तालु की, या दंत और ओष्ठ की। जल्दी से आंसर कर देंगे भैया। ए कहां से बोला जाता है? कंठ से। क्यों? क्योंकि ए बना किससे है? जरा देखो, ए लिखा है ना, लिखा किससे, किससे बना है ये? अधन ए से, तो अ का उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ, ए का हो जाता है तालु। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेंगे, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। ड वर्ण का उच्चारण स्थान डैश और डैश है। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। जल्दी से बताएं। त वर्ग और चौथा, ट वर्ग और चौथा, ट वर्ग और तीसरा, और ट वर्ग और दूसरा। तो इसका उत्तर बता देंगे क्या हो जाएगा? जरा देखो, सिंपल सी बात कह रहा है यहाँ पर। उत्तर क्या हो जाएगा? जरा देखो, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होता है? जल्दी से बताओ, कहां से होता है भाई? ढ। देखो, ट ठ ड ढ, तो यहाँ पर कहाँ आ रहा है? ट वर्ग। ट वर्ग कहां से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। तो ट वर्ग और तीसरा व्यंजन ट ठ ढ, तो यहाँ पर किस में चला जाएगा? ट ठ ढ। अच्छा नहीं, देखो दूसरा तो होगा नहीं, क्योंकि ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, और ये ढ से डमरू, ढ से ढक्कन चौथे पे आता है यार। ड और ढ, फिर आता है न। तो यहाँ पर कहाँ है भाई चौथा? ये रहा, बी हो जाएगा इसका उत्तर। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आज हम भी कंफ्यूज आ गए थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है, काहे के मुंह पे जुबान पे बैठा हुआ है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? बताओ, कौन सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है? बताएंगे। यहाँ आ, अरे अरे भैया रुक जा, कहाँ भाग लिया? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? देखो बच्चा, ये मैंने आपको कुछ दिन पहले क्लास कराई थी, वहां पर भी बताया था कि जितने भी इकारांत होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है? द, अब इन सब को जोड़ दिया जाए तो क्या शब्द बन जाएगा? बताओ, अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा? दक्ष, दकव और दक्ष और दाग। आप सभी को मैंने वर्ण विन्यास करना सिखाया था। यहाँ पर देखो, इस द में अ लगा दिया जाए तो द बन जाएगा। ये क अकेला है, इसके साथ कोई स्वर नहीं है, तो इसको अकेला ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास पाई है तो इसको आधा करके लिख सकते हैं। अब जरा देखो, ये लिख दिया मैंने। अब एक मिनट, ये कुछ लिखा गलत है। क आधा और व पूरा ऑप्शन में ही नहीं है। इट मीन्स इसको गलत लिखा है इसने। इसको यहां लिखना था श। ठीक है, ये है श।
ठीक, अब जरा देखो आधा क और फिर पूरा श मिलकर क्या बन जाता है, ठीक है, और इस श को अ पूरा कर देगा तो क्या बन जाएगा, दक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दक्ष बन जाएगा, और आंसर ए में है। ठीक है, यहां हो जाएगा आंसर आपका एक्यूरेट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर सहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि आगे व्यंजन को स्वर सहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का, सहित नहीं होगा, रहित होगा। यार आज क्वेश्चन बड़े गड़बड़ से लग रहे हैं मुझे। रहित होगा, स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताओ। सोच समझ के इसका उत्तर देंगे। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करा जाता है, अनुस्वार का, अनुनासिक का, हलंत का और स्वर का, बताओ। अगर मान लीजिए मुझे आपको दिखाना है कि इसमें स्वर नहीं है, मान लो मैं बोल रही हूं कि लिखो आधा क, अब आधा क लिख कर कैसे दिखाओगे, उसमें स्वर नहीं लगाना, तो कैसे लिखोगे आप, उसके नीचे क्या लगाओगे, हलंत लगाओगे, तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हलंत जब हम लगा देंगे तभी वह कहलाएगा, क्या भैया, हलंत वाला लगा देंगे तभी वह आधा अक्षर कहलाएगा। अगर ये हलंत मैंने हटा दिया, ये हलंत जैसे ही हटाया तो ये पूरा क बन जाएगा, और क बनते ही इसके अंदर स्वर लग जाएगा, और उससे कहा है स्वर रहित होना चाहिए, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सी हलंत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, बताओ। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा, बताओ। ए बी सी और डी। जरा देखो आशा, आशा, ये देखो श मिल रहा है, उसने क्या पूछा है, तद्भव। तद्भव पूछा है तो हिंदी का शब्द होना चाहिए, किसका शब्द होना चाहिए, हिंदी का शब्द होना चाहिए। साथ साथ जरा यहाँ पर देखेंगे, आशा लिखा है तो क्या बन जाएगा, ये श परिवर्तित होता है स में, ये भी सिखाया था आपको, तो बन जाएगा आस। ठीक है, अंगरक्षक, देखो बिंदी आपको पहचान करनी बताई थी कि जब भी आएगा वो तत्सम होगा, तो यहाँ पर ये क्या है भैया, ये तत्सम होगा, तो अंगरक्षक का क्या बन जाएगा, अंगरखा। क्या बन जाएगा, अंगरखा। ठीक है, इसके बाद अंधकार, यहाँ पर भी देखो बिंदी है तो इससे क्या बन जाएगा, अंधेरा। इससे क्या बन जाएगा, अंधेरा। तो उत्तर क्या बचा, अचरज। अचरज को क्या बोला जाता है, आश्चर्य। क्या बोला जाता है, आश्चर्य। तो आश्चर्य इसका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और उसने पूछा था हिंदी का शब्द, आपको पता है अचरज हम हिंदी में बोलते हैं, दैनिक जीवन में बोलते हैं। आश्चर्य एक संस्कृत का शब्द हो जाता है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें से आपको तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा है। ठीक है, पाषाण, कंगन, प्यासा और पक्ष। अब जरा देखो फिर से उसने पूछा है तद्भव, हिंदी का शब्द होना चाहिए, तो यहाँ फिर से पहचान करनी सीख लो। मैडम पाषाण है, मैडम ने बताया था श किसके अंतर्गत जाता है, भैया श चला जाता है किसके अंतर्गत, तत्सम में, तो ये तो होगा नहीं। कंगन, मैडम बिंदी आ गई, मैडम ने बताया था ये भी तत्सम में, ये भी नहीं है। यहाँ देखो पक्ष में, यहाँ संयुक्ताक्षर आ गया, मैडम ने ये भी बताया था तत्सम में, तो बचा क्या, प्यासा। किसको बोलते हैं, पिपासु को। किसको बोलते हैं, पिपासु को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। फिर से उसने तद्भव शब्द पूछा है, ग्राम, अश्रु, सूर्य और माथा। मैडम आपकी तो ट्रिक काम आ जा रही है, आज वाले प्रश्नों में तो ट्रिक काम आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बताओ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर मुझे मान लो मुझे समय नहीं मिला, मैं काम चोरी कर गया, मैंने तत्सम तद्भव नहीं पढ़े, तो भी तो मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, थोड़े से ट्रिक्स ही पढ़ ले तभी हो सकते हैं। तो आंसर देखो यहाँ क्या है, ग्राम। यहाँ मुझे मिल रहा है र का रूप। ठीक है, र का रूप तो मैडम ने पढ़ाया था किसके अंतर्गत, तत्सम में, वो तो पूछ रहा है तद्भव नहीं होगा। श्रु, श्र, श और र संयुक्ताक्षर है, मैडम ने तत्सम में पढ़ाया था, नहीं। सूर्य, र का रूप मिल गया तो ये भी चला गया, बचा क्या, डी माथा। आंसर क्या हो जाएगा, डी माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है, बताओ। ओह, यहां शब्द ही नहीं दिया, मैं दे देती हूं, चलो। मक्षिका,
बताओ भाई, आपसे पूछ रहा है मक्षिका का तद्भव रूप क्या होगा? मोर, भौरा, मेंढक और मक्खी। ए, बी, सी और डी। फटाफट से इसका उत्तर बता देंगे क्या हो जाएगा। मक्षिका का तद्भव रूप क्या होगा बताएं। मोर किसको कहते हैं? मयूर को कहते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। भ्रमर को भौरा बोला जाता है, ये भी नहीं होगा। मंडूक को मेंढक कहा जाता है, तो भी नहीं होगा। मक्षिका का मतलब मक्खी होता है, तो आंसर यहाँ पर आपका एक्यूरेट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जालक का तद्भव शब्द क्या है? झरोखा, चालक, झलक और चालक। बताओ, 2 बार चालक है यार, यहाँ मैं जालक कर दे रही हूँ, ठीक है। चलिए, झरोखा, चालक, झलक और जालक। तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर जालक, अच्छा जालक ठीक है, जालक का तद्भव क्या हो जाएगा? झरोखा को कहा जाता है। जाली होती थी, पहले की रानियां जो होती थी झरोखे से दर्शन करती थी। आपने झरोखा दर्शन भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कि अकबर के टाइम पर चलता था। जब उसको देखने के लिए दरबार आता था तो झरोखा दर्शन करा जाता था, वहां पर भी आता है। तो जालक का तद्भव झरोखा होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? चक्षु, सिंगार, उष्ट और दधि। तत्सम शब्द नहीं है, कहने का अर्थ वह तद्भव होगा। कहने का अर्थ यहाँ बार बार तद्भव पूछ रहा है आपसे। जरा देखो, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जल्दी से इसका उत्तर बताओ। तत्सम नहीं है। यहाँ जरा देखो, चक्षु मैडम तत्सम है, क्योंकि श क्या है भैया? श तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे किसके अंतर्गत? तत्सम में दिख रहा है, क्योंकि श संयुक्ताक्षर है। सिंगार, अच्छा, उष्ट और दधि। दधि बोलते हैं दही को। किसको बोला जाता है? दही को। तो ये तो भाई तत्सम है। उष्ट ऊट को बोला जाता है, तो ये भी तत्सम है। यहाँ बचा श्रृंगार। श्रृंगार का तत्सम रूप क्या होता है? श्रृंगार होता है। क्या होता है? श्रृंगार होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, मतलब गलत जोड़ा दिया है? बताओ। दही, दही, उष्ट, ऊट, नजर, आंख, श्रृंगार और सिंगार। देखो यहाँ श्रृंगार गलत लिखा है, ऐसे लिखा जाता है। चलिए बताएं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। दही, दधी, दही, उष्ट, ऊट, नजर, आंख, श्रृंगार, सिंगार। आप सभी लोग यहाँ पर उत्तर सही से जानते होंगे। बताएं क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताओ जरा। देखो, आंख किसको बताया था मैंने? आंख किसके लिए पढ़ाया था आपको? अक्षी के लिए। अक्षी, अक्षी का अर्थ मतलब अक्षी का तद्भव जो होता है वह क्या होता है? आंख होता है। तो यहाँ नजर नहीं होगा, अक्षी होना चाहिए था। तो गलत क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? वारी, तोय, वात और सलिल। जल्दी से इसका आंसर बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से, मतलब 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा? बताओ इसका उत्तर बता देंगे फटाफट से। क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है? वारी, तोय, वात और सलिल। तो जल्दी से देख लेंगे कि वारी मतलब होता है पानी। वारिद इसीलिए लिखते हैं आप। वारिद जब लिखते हैं तो वो बादल का हो जाता है। क्यों? द मतलब होता है देने वाला, वारी मतलब पानी, पानी देने वाला अर्थात बादल, इसलिए वारिद बादल का पर्यायवाची होता है। तोय, तोयज अगर आप लिखते हैं तोयज, तोय मतलब होता है पानी, ज मतलब पैदा होने वाला। कौन? भाई कमल। तो ये भी। फिर वात, सलिल पानी का होता है, लेकिन वात किसका होता है? वायु का होता है। किसका होता है? वायु का होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। बताओ, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। उपयोगी, उपादेश, उपयोगी, उपादेश, इष्टकर, इष्टकर, काक, सारंग, मयूर। पुष्कर, जलाशय, ताल, भूमि, महीधरा। बताओ फटाफट से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। देखो, समानार्थी में देखा जाए, उपयोगी, उपादेश, इष्टकर बिल्कुल सही लिखा है। पुष्कर, जलाशय, ताल बिल्कुल सही लिखा है। भूमि, महीधरा बिल्कुल सही लिखा है। गलत क्या लिखा है? काक, सारंग और मयूर।
काक, सारंग और मयूर, क्योंकि देखो काक किसके लिए चला जाता है, सारंग अलग, मयूर अलग, मोर का होता है, तो ये तीनों अलग में जाएंगे, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी नहीं है? हाजिर जवाब, फुर्तीला, खुदगर्ज और तीव्र बुद्धि। आप बताएंगे चतुर, चतुर किसको कहते हैं हम, बताओ। हाजिर जवाब बिल्कुल ठीक है, फुर्तीला बिल्कुल ठीक है, तीव्र बुद्धि बिल्कुल ठीक है, खुदगर्ज को हम क्या नहीं कहते हैं, चतुर नहीं कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, थोड़ा सा रैपिड फायर चलाते हैं। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? सुर, अमर, देव और सुधाकर। बताओ, आंसर दो फटाफट से, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है सुर, अमर, देव और सुधाकर। आप सभी लोग आंसर जानते हैं, सुधाकर चंद्रमा का होता है। किसका होता है? चंद्रमा का होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी, पक्षी का यहाँ पर ऐसा कौन सा विकल्प है जो क्या नहीं है भैया, पर्यायवाची शब्द नहीं है? फटाफट से इसका आंसर बता देंगे। पंकज, अंडज, खग और नभचर। तो आपको पता है नभचर नभ में चलने वाला पक्षी होता है, खग को पक्षी कहा जाता है, अंडज अंडे से पैदा होने वाले को पक्षी कहा जाता है, पर पंकज, पंख मतलब होता है कीचड़ और जब, कीचड़ में पैदा होने वाले को कमल कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पर्याय शब्दों में कौन सा समूह सही नहीं है? जल्दी से इसका उत्तर बता दो कि आप यहाँ पर देखना है कौन सा समूह जो है पर्यायवाची के आधार पर सही नहीं बता रहा है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल बिल्कुल ठीक, नारी, महिला, औरत बिल्कुल ठीक, पहाड़, पर्वत, पुस्तक। अरे मैडम रुक जाओ, पहाड़, पर्वत, पुस्तक कहाँ से आ गया? तो आंसर सी, अगला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्याय शब्दों में, अरे कहाँ चला गया भाई, अगला प्रश्न आ जाओ। क्षण प्रभा का पर्यायवाची क्या है? क्षण प्रभा का पर्यायवाची क्या होता है? स्त्री, बिजली, चंद्रमा और गंगा। तो यहाँ पर उत्तर आपका सही क्या हो जाएगा? क्षण प्रभा। क्षण मतलब होता है कुछ, प्रभा मतलब रोशनी, तो कुछ देर की किसकी होती है? बिजली की होती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्यूरेट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। विघ्न का समानार्थी शब्द क्या है? जल्दी से बताओ, विघ्न का समानार्थी शब्द क्या है? दुख, अंतराय, मुसीबत और मुश्किल। मुझे पता है थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पर नहीं पता होगा, विघ्न हम किसको का समानार्थी शब्द कहते हैं? अंतराय का कहते हैं। आंसर बी होगा। याद कर लेना कि दुख, विघ्न मतलब दुख नहीं, विघ्न। कभी हम कहते हैं ना विपदा आ गई, विघ्न हरो, हे देवता मेरा विघ्न हरो, तो विघ्न का समानार्थी अंतराय होता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे। चंद्रमा का समानार्थी शब्द क्या है? अंशु, दिनेश, रश्मि और इंदु। बताओ भाई, इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? अंशु, दिनेश, रश्मि और इंदु। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? डी, इंदु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मतलब नारी का पर्यायवाची नहीं है। वनिता, कामिनी, रमणी और विनीता। यहाँ देखो साफ साफ पता चल रहा है उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। वनिता, कामिनी, रमणी और विनीता। याद रखना, विनीता नारी का कोई पर्यायवाची नहीं होता है। आंसर यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। देखो बच्चा, आज की प्रश्नावली में केवल आप अपने आप को जांचिए, परखिए कि मैं कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत। ठीक है, आज मैं रैपिड फायर चला रही हूँ और मैंने कई सारे मॉक टेस्ट समझा के पढ़ा के पिछली क्लासेस में कराए फायरमैन की। आप पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जितने बच्चे फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से क्या है? अवगाहन करना, स्वागत करना, आसन करना, जाना या छानबीन। तो उत्तर रखेंगे आप लोग छानबीन करना। उत्तर क्या हो जाएगा? छानबीन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? जल्दी से बताओ, कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। पिक, मधुकरी, कोयल और श्यामा। याद रखेंगे, श्यामा
कोयल का है, कोयल ये है ही, पिक कोकिल, कोयल को ही कहा जाता है, पर मधुकरी को हम कोकिल नहीं कहते हैं, कोयल नहीं कहते हैं, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए, मतलब फिर से समानार्थी उसका नहीं होगा, ऐसा कौन सा जोड़ा है, जरा देखते हैं। बादल नीर, मैडम यहीं रुक जाओ, केश बाल बिल्कुल ठीक, केला कदली बिल्कुल ठीक, द्रव्य वित्त, आप कहते हैं ना द्रव्य वित्त, द्रव्य आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, वित्त जो खर्चा होता है उसके लिए द्रव्य बोला जाता है उसको, ठीक है, लिक्विडिटी बोली जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, बादल मतलब नीर नहीं होता, ठीक है, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, समानार्थक शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। यमुना का उचित समूह कौन सा हो जाएगा, जरा देखो, तरंगिणी, तटनी, कालिंदी, अम्बुद, कालिंदी, सूर्य सता, गलत, अम्बुद आ गया, कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सता। अब यमुना का पूछा है उसने, ठीक है, कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सुता, कृष्णा, सूर्य सुता, तटनी, यहाँ फिर गलत, यहाँ तरंगिणी, तटनी, यहाँ गलत, तो बचा क्या, सी, कालिंदी, कृष्णा, सूर्य सता, इनको हम क्या बोलते, सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री के लिए बोला जाता है, तो यमुना का क्या हो जाएगा, सही वाला सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताओ। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है, बहुत बार पढ़ाए हैं, बताओ। वृषभानुजा, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है, सीता का, जानकी का, राधा का या पार्वती का, जल्दी से इसका उत्तर आप सभी मुझे बता देंगे। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है, तो याद रखेंगे वृषभानुजा राधा को कहा जाता था, किसको कहा जाता था, राधा को कहा जाता था, कई बार पढ़ाए हैं। तरंग शब्द का सही समानार्थी का चयन करें, तरंग, देखो तुरंग को कहेंगे घोड़ा होता है, नहीं, केकी, केकी किसके लिए प्रयोग करा जाता है भैया, कोयल के लिए नहीं, अटवी किसके लिए होता है, वन के लिए, तो ये भी नहीं, उर्मी, आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प में अंगना शब्द का समानार्थी है, अंगना शब्द किसका समानार्थी है, आंगन का, पल्लू का, स्त्री का या गांव का। अभी थोड़ी देर पहले नारी का समानार्थी पर्यायवाची पूछा गया था, जिसमें आपने पढ़ा था कि ऑप्शन डी था। अब जरा देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर स्त्री, अंगना किसको कहा जाता है, स्त्री के लिए प्रयोग करा जाता है, तो आंसर यहाँ पर एक्यूरेट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, मखाना का समानार्थी शब्द इनमें से कौन है, ताल मखाना, मिश्रानी, सरगर्मी या गुसलखाना। आप सभी लोग गांव में जानते होंगे नहाने वाले स्थान को गुसलखाना कहा जाता है, तो ये गलत, सरगर्मी गलत, मिश्रानी गलत, ताल मखाना, ताल मतलब तालाब में मखाने बनते हैं, आपको पता है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा का समानार्थी शब्द कौन से विकल्प में है, बताओ। आपसे प्रश्न पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी में कौन सा विकल्प है, मतलब कौन सा है उत्कंठा का। देखो, कौतूहल जल्दी जल्दी करते हैं, कौतुक नहीं, हर्ष तो खुशी के लिए होता है, नहीं, उत्सुकता और अभिलाषा बिल्कुल सही, जब मुझे उत्कंठा, भाई उत्सुकता हो जाती है किसी चीज की, ठीक है, या अभिलाषा होती है, उसके लिए प्रयोग करा जाता है, तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, गलत विकल्प कौन सा दिया हुआ है, फटाफट से इसका उत्तर दे दो। बादल, मेघ, वायु, समीर, युद्ध, रण, संग्राम, समर, बिल्कुल ठीक है। सहचर, संगी, साथ, दोस्त, बिल्कुल ठीक है। मत्स्य, मछली, मीन, मकर। अब जरा यहाँ देखो, बादल, मेघ, वायु, समीर, तो यहाँ पर आ गया वायु, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए गलत, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए गलत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, इनमें से थोड़ी देर, इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है, जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सा शब्द योगदान का समानार्थी नहीं है, हाथ बटाना, हित, सहयोग और योग दीक्षा। तो आप सभी जानते हैं हाथ बटाना बिल्कुल ठीक है, हित बिल्कुल ठीक है, सहयोग, योग दीक्षा नहीं कहेंगे, हाथ बटाना मतलब योग दीक्षा थोड़ा ना होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है, नवनीत किसको कहा जाता
जाता है? जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे। नवनीत किसको कहते हैं? फटाफट से बताओ, नवनीत किसको कहा जाता है? गृह को, नया चांद को, ताजा मक्खन को, जल को। याद रखना, ताजा मक्खन को नवनीत कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समानार्थी जोड़ा सही नहीं है? देखो जरा, दांत, दंत, रदन, ठीक है। झंडा, ध्वज, पताका, ठीक है। कमल, अम्बु, अंधु और आम, और चांद, राकेश और शशि। जरा ये देखो, कमल। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही जोड़ा नहीं पूछा था उसने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? कमल का, मीन का, कनक का और कली का। फटाफट से इसका उत्तर मुझे आप सभी बता देंगे, क्या हो जाएगा? बताओ भाई, आपसे प्रश्न पूछ रहा है वे क्या? जल्दी से बताएं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुकुल निम्नलिखित में से किसका समानार्थी नहीं है? जल्दी से बता दो जी। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी नहीं है? कमल का, मीन का, कनक का। याद रखेंगे, कली। ठीक है, मुकुल निम्नलिखित में किस शब्द का समानार्थी है? तो कली का। किसका है? कली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं? गेह का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और डी। फटाफट से इसका उत्तर बताएं, क्या होगा? बताओ भाई, जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे, क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखो, तम, तमस, तिमिर, सभा, परिषद, गोष्ठी नहीं, कंचन, हेम, स्वर्ण, सदन, भवन, निकेतन। बिल्कुल, गेह मतलब क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं गेह मतलब क्या होता है, तो अच्छे से आप जानते हैं, सदन, भवन, निकेतन को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उस शब्द के चयन करें जिसका समानार्थी नहीं है। विचित्र के 3 समानार्थी हैं, कौन सा नहीं है वो बता दो? अनूठा, विलक्षण, रहस्यमय और भिन्न। ए, बी, सी और डी। जरा देखो, भिन्न मतलब बिल्कुल ठीक है, विचित्र, ये तो बहुत विचित्र प्राणी है। रहस्यमय, ये तो बहुत विचित्र, बोलते हैं ना, रहस्यमय प्राणी है, विचित्र प्राणी है। विलक्षण बिल्कुल। अनूठा एकदम अलग हो जाता है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उच्च श्रृंखला, ये आधा च होगा बच्चा। उच्च श्रृंखला के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द का समानार्थी नहीं है, वह कौन सा है? उसका चयन करो। भुक्कड़, उद्दंड, निरंकुश और अक्कड़। बताओ, ए, बी, सी और डी। फटाफट से इसका उत्तर देंगे, क्या हो जाएगा? उच्च श्रृंखल। याद रखेंगे, इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा आपका? भुक्कड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुक्कड़, क्योंकि उद्दंड, निरंकुश और अक्खड़ इसी को ही कहा जाता है, पर भुक्कड़ को हम उच्च श्रृंखल नहीं कहते हैं, तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से क्लिविश का समानार्थी शब्द चुनिए। क्लिविश का समानार्थी शब्द क्या होता है? भयंकर, महाविष, पाप और विषैला। ए, बी, सी और डी। बताओ, जल्दी से इसका उत्तर मुझे आप दे देंगे। दिए गए विकल्पों में से क्लिविश का समानार्थी शब्द कौन सा है? भयंकर, महाविष, पाप और विषैला। जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे, क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से इसका उत्तर बताओ। बताएं भाई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बताएं भाई, दिए गए विकल्पों में से क्लिविश का समानार्थी शब्द चुनिए। भयंकर, महाविष, पाप और विषैला। जल्दी से बता दो, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? क्लिविश, याद रखेंगे, पाप का, किसका होता है? पाप का समानार्थी होता है, तो आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमारे प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हो जाती है समाप्त। आप सभी लोगों से एक चीज कह दिया जाए कि आप लोगों ने अभी तक बिहार एसआई दरोगा का कोर्स नहीं लिया है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिहार एसआई दरोगा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने इस बैच को नहीं परचेज किया है, तो बच्चों इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें एडमिशन क्वेरीज जरा देखिए, 160 घंटे, गेट पीडीएफ्स, आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है,
इसके लिए आपको क्या लगाना है, Y387, यह कोड लगाते ही आपको ये 735, और अड्डा के ऐप से खरीदते हैं, आपको मैं ये कहूंगी अड्डा के ऐप से लो यार। ऐप से अगर आप परचेज करते हैं तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट, मतलब 700 रुपए कुछ है ना, इससे और कम हो जाएगा। तो आपको इतना कम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं Y387। साथ ही साथ मैं उन बच्चों को कहना चाहती हूं जो फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फायरमैन का जो बैच है वे 199 का हो चुका है। कितने का हो चुका है, 199। और यदि आप अड्डा के ऐप से परचेज करते हैं तो 185 या 184 रुपीज का आपको पड़ेगा। उसके लिए आपको यही कोड लगाना है Y387। आप फटाफट से अपने फोन में अड्डा का ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद वहां पर इन बैचेस को सर्च करें, बिहार अड्डा पर जाएं, मतलब बिहार के वर्टिकल में जाएं, वहां पर आप फायरमैन का बैच परचेज करना चाहते हैं तो Y387 यह कोड लगाएं। आपको यह कितने का मिल जाएगा, 185 रुपीज, 184 रुपीज का मिल जाएगा। यदि आप लोग 199 का लेंगे तो आपको, मतलब ऐप से नहीं, फिर आपको बाहर, मतलब अगर आप सर्च करके करते हैं, ऐप से नहीं करते तो 199 का पड़ेगा। और यदि हम कहें बिहार एसआई की बात या फिर झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, उसका लिए भी आपको यही कोड लगाना है Y387। इसका मैक्सिमम, आप इस कोड से आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस सेशन को यही तक रखते हैं। आगे जरा एक चीज और देख लेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने अड्डा का ऐप नहीं डाउनलोड करा है यार, अड्डा 247 बिहार अड्डा का अगर आप लोगों ने ऐप नहीं डाउनलोड करा है तो फटाफट से जाए, बिहार अड्डा का ऐप डाउनलोड करें और आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आपको बैच चाहिए बिहार फायरमैन का, आपको बिहार अड्डा के हमारे ऐप पर मिल जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज, यार टेस्ट सीरीज तो बताना ही भूल गए कि टेस्ट सीरीज अगर आप लोग अभी तक आप लोगों ने लगाना नहीं काम शुरू किया तो शुरू कर दो यार, क्योंकि इसके लिए आप खुद जज कर पाएंगे कि मैं कितने क्वेश्चंस कितने समय पर सही और गलत कर पा रहा हूं। इसके लिए आपको Y387S, ठीक है, क्या लगाना है, रुक जाओ यार मैं अगले पे लिख देती हूं। जस्ट अ मिनट। Y387S ये लगाएंगे, एस कोड लगाएंगे तो आपको मात्र 85 रुपीज का क्या मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अब इससे कम में का लोगे भैया, जान लोगे बच्चों की। आप लोग जाएं और इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं Y387S। ठीक है, चलिए आगे। अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और पढ़ते रहे। जीवन में सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है और आप सिर्फ और सिर्फ आप, कोई भी A to Z, आपके माता पिता, आपके गुरु, कोई नहीं, सिर्फ आपके वो मार्गदर्शक बनते हैं। और इन्हीं 3 को छोड़कर इसके अलावा जीवन में कोई आपके साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। और सफलता सिर्फ आपके लिए रुकी हुई है, आपके मेहनत पर, तो आपको मेहनत करनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।